हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है संघर्ष। बिरजू थका मांदा घर लौटा था। चेहरा ऐसे उतरा हुआ था जैसे सुबह से कुछ खाया न हो। गमछे में बंधा स्टील का बर्तन लाजो को पकड़ाकर वो हाथ पैर धोने चला गया। लाजो ने गमछा खोलकर देखा तो रोटी साग प्याज सब जैसे का तैसा पड़ा था। क्या बात है, शरीर ठीक नहीं कहा? चेहरा उतरा और खाना जस का तस? उसने अपने पति से पूछा। बिरजू ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि उनका 15 साल का बेटा दीनू तेजी से आया और बोला, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। काहे नहीं जाएगा? कुछ दिनों पहले तो जिद कर सिर पर बैठा था कि बड़े स्कूल जाना है। अब का हो गया? लाजो आश्चर्य से बोली, देख मेरी ये चिब्बी लगी हाफ पैंट। वो उनकी ओर पीट करके खड़ा हो गया। हाँ तो का हो गया? अभी 10 ही दिन तो हुए हैं, चिब्बी लगे हुए 6 महीने चलेगी, तू परवाह न कर। लाजो बोली, माँ तू बड़ी भोली है, कभी हाई स्कूल देखी नहीं ना, तभी ऐसा कहती है। वो इस गांव की स्कूल जैसा नहीं है, वहाँ सब फुल पैंट पहन के आते हैं और मैं ये चिब्बी सटी हाफ पैंट। सारे बच्चे मेरा मजाक बनाते हैं, वो हंसते हैं मुझ पर, मुझे बड़ी लाज आती है। तू कहे तो मैं बाबा के काम में कल से हाथ बटा दूं, पर स्कूल के लिए ना बोल। तू खेत में काम करेगा? अरे मेरे जैसी जिंदगी ना जीनी पड़े इसलिए तो पेट काट कर तुझे पढ़ा रहा हूँ, पर तू है कि समझता ही नहीं। अरे कोई कुछ भी कहे, हमें उससे क्या? देख बेटा, पढ़ लिख कर जो कुछ बन गया ना तो 1000 पैंट होंगे तेरे पास, फिर किसी को याद भी नहीं रहेगा कि कौन किस पर हंसता था। बाप की बात सुनकर दीनू चुपचाप एक और मुंह लटकाए खड़ा हो गया। उसकी किसी बात की विरोध करने की उसमें हिम्मत नहीं थी, पर वो ताली बजाकर हंसते बच्चे उसकी आंखों से निकलते ही नहीं थे। आंखें हार गई और पलकें भीग उठी। माँ ने बेटे को देखा, दर्द भी समझा, पर अभी उसका पूरा ध्यान पति के उतरे हुए चेहरे पर था। आप कुछ कह रहे थे? लाजो ने पति को अपनी अधूरी बातचीत याद दिलाई। महाजन ने खेत पर आदमी भेजा था, कह रहा था साल भर हो गए पैसे नहीं लौटाए, जो 3 महीने से, अब एक भी दिन देरी हुई तो जमीन उसके नाम लिखना होगा। अरे ऐसे कैसे जमीन लिखना होगा? कोई दादागिरी है क्या? उधार लिए हैं तो चुका ही देंगे ना, कौन से हम मरे जा रहे हैं? और जो जमीन ही उसे दे दिए तो हम क्या घर की मिट्टी खाएंगे? लाजो गुस्से से बोली, तुम्हारे इन दलीलों को कोई नहीं सुनने वाला। लाजो ये सोच के कर्ज लिया था कि एक ही बेटी है, उसे सुखी संपन्न घर में दे दिए तो जिंदगी सफल हो जाएगी हमारा, कैसे भी उसके बाद खाना पीना चल जाएगा। पर बेटे को गांव के बाहर स्कूल क्या भेजने लगा, सबकी छाती पर सांप लौटने लगा। कोई ये नहीं देखता मेरा बच्चा स्कूल जाने के लिए रोज कितना दूर अपने पैर घिसता है। लाजो मैं कैसा बाप हूँ रे, इसे एक जोड़ी चप्पल भी नहीं दे सकता। बिरजू के भरे गले ने बेटे के कलेजे को भिगा दिया, जो दूर खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। ये नमी इतनी अधिक थी कि बेटे का मासूम सीना न संभाल पाया और बाप के सामने आकर आंखों से वही नमी बरसने लगी। कुछ देर बाद वो खुद को संभालता हुआ बोला, बाबा मेरे शिक्षक कहते हैं किसान तो देश की आत्मा है, वही तो धरती के विष्णु है जो अन्न उपजाकर सबकी पेट भरते हैं। आप खुद को इतना कमजोर क्यों समझते हैं? और मुझे भला चप्पल की क्या दरकार? अरे आप नहीं जानते, झाड़ पात कंकड़ पत्थर पर चलने से हमारे आंखों की रोशनी बढ़ती है। बेटे की बात सुनकर बिरजू के पिच के गालों के गड्ढे और गहरे हो गए। अपने पपड़ी वाले ओठों को और बढ़ाकर वो बोला, देख रही है लाजो, तेरी गुदड़ी में कैसा लाल चमक रहा है। आज मुझसे बड़ा हुआ जाता है, अपने बाप को चराता है। पति को मुस्कुराता देख लाजो का चेहरा खिल उठा। उसने बाप बेटे दोनों की बलाया ले ली। बाबा कल रेडियो में सुना था इस बार मानसून जमकर बरसने वाला है, देखना अब की बार धान लहराएगी और हम महाजन का कर्जा उतार देंगे। दीनू खुश होकर बोला, सच बोल रहे हो क्या? अगर ऐसा हो गया तो सबसे पहले एक गाय और एक बकरी बिटिया के ससुराल पहुंचा आएंगे। दहेज बाकी रखना अच्छा नहीं लगता, और इसके बाद ही तो वो भी बिटिया को हमारे घर आने देंगे ना। साल भर हो गए उसका मुंह भी ना देखने दिया, जाने कैसी होगी मेरी चिड़िया। एक बार फिर इस घर की लाडली की याद में सबकी आंखें भर आईं।
2 बार बाप बेटे दोनों विदा कराने गए, पर वहाँ से ये कहकर उन्हें बेटी से बिना मिले लौटा दिया गया कि जब तक वादे के मुताबिक गाय और 2 बकरी उनके आंगन में नहीं बांध जाते तब तक बेटी की विदाई भूल जाएं। जिस साल बेटी का ब्याह किया था उस साल खूब अच्छी फसल लहलहा रही थी। अच्छे बीज, अच्छी खाद सब इस्तेमाल किया था। बिरजू को पूरा यकीन था कि इस बार फसल बहुत अच्छी होगी। तभी तो जब बेटी के ससुराल वालों ने बिना पूरा दहेज लिए बेटी को साथ ले जाने से इनकार कर दिया तो उसने भी उनकी मांगों को झट से मान लिया और जोश में सबके सामने वादा भी कर दिया कि अब तो आपके आंगन में गाय और बकरी बांधने के बाद ही बेटी को विदा करा ले जाऊंगा। पर उसका अपना ही किया वादा उस पर भारी पड़ा। मानसून की भविष्यवाणी सटीक न बैठी। बरसने के इंतजार में पति पत्नी आकाश निहारते रहे, पर जिसे न बरसना था वो न बरसा। गांव वालों ने महाजन से किराए पर पंपिंग सेट लाकर अपने अपने खेतों को पाटा, पर उसने तो अभी अभी बेटी के ब्याह के लिए कर्ज लिया था। फिर भी कोई और उपाय न देकर मुंह लटकाए महाजन के पास पहुंचा, पर उसने एक बार फिर से उधार देने से मना कर दिया। उसकी आंखों के सामने ही कुछ ही दिनों में लहलहाती धान की धानी चुनर पीली पहने लगी। जो भी सुनहरी इठलाती बालियां निकली वो अब ऐसी प्रतीत होने लगी थी जैसे उसने भी आकाश से उम्मीद छोड़ सहारे के लिए धरती की ओर झुकना शुरू कर दिया हो। जितनी उम्मीद थी उसकी आधी भी उपज नहीं हुई। सपने भी अधूरे रह गए। अब तो घर चलना मुश्किल था। फिर भी एक बकरी खरीद वो बेटी के ससुराल पहुंचा और कुछ दिनों के लिए वादा कराने को कहे अपने हाथ जोड़ लिए, पर उन्होंने तो उसका किया वादा ही उसे याद दिला दिया। यहाँ तक कि बेटी की शक्ल भी ना देखने दी। माँ बाप का कलेजा बेटी का हाल जानने के लिए फटता था। साल भर होने को आए थे, जिससे मदद मांग सकता था सबके सामने हाथ जोड़े, पर गांव के लगभग हर किसान की हालत एक सी थी। किसी तरह साल भर चलने लायक ही वो जुटा पाते थे। किसी को उधार देना महाजन को छोड़ और किसी की बस का नहीं था, और महाजन के पास जाने की उसकी हिम्मत नहीं थी। इस साल पूरे परिवार ने जी जान लगाकर मेहनत की। न दिन देखा न रात। दीनू भी अपने स्कूल के बाद का पूरा वक्त खेत को ही दिया। मेहनत रंग लाई थी। पूरा खेत लहलहा रहा था। इस बार वर्षा भी उम्मीद के मुताबिक ही हुई। अपनी मेहनत का फल देकर बिरजू फूला न समाता था। वो अपनी खेत की रक्षा में पूरा दिन वहीं बिताता। सुनहरी बालियों से खेत लद गया। उसके लहलहाते खेत को देखकर पूरे गांव का मन ललचा जाता। बात महाजन तक भी पहुंच गई। उसने अपने आदमी भेजकर कहलवाया कि सबसे पहले वो उसका ही कर चुकाए। उसने भी हाथ जोड़कर स्वीकार किया। खेत देख उसे अंदाजा था कि महाजन का कर्ज उतार कर भी इतने तो पैसे बच ही जाएंगे जिससे वो गाय और एक बकरी खरीद सके, और फिर उसके जीने का क्या, एक वक्त खाकर तो एक वक्त चबैना में ही काट लेंगे। बस सिर पर किसी का कोई उधार न रहे। लाजो मन ही मन खुश होती। आखिर भगवान ने सुन ली। ओला पाला सबसे बची रही फसल, और इंद्रदेव ने भी इस बार रहम बरसाई। फसल कटकर खलियान तक पहुंच चुकी थी। अब तो बस इंतजार था मढ़ाई के बाद मंडी तक ले जाकर बेचने की। फसल खलियान से चोरी होने का डर था, इसलिए वो खलियान से हिलता भी ना था। पर जाने कैसे उसे अचानक तेज बुखार चढ़ गया। बाहर बहुत सर्दी थी और ऐसी हालत में खलियान पर खाट डालकर सोना उसके लिए खतरनाक था। लाजो ने उसे खलियान पर जाने से मना किया तो बोला, अरे लोग ऐसे ही वक्त का तो इंतजार करते हैं लाजो। जो एक रात नहीं गया तो आधी फसल भी ना बचेगी। अपनी तंबाकू की डिब्बी उठाकर वो खांसता हुआ आगे बढ़ने लगा तो बेटा सामने आकर खड़ा हो गया। खाली धान ही अंगोरना है ना, तो मैं चला जाता हूँ। यहाँ घर में भी सोता हूँ, वहाँ भी सोना ही है। आप घर में रहो आराम से, मेरे होते कोई उधर भटक भी ना पाएगा। कहकर उसने अपनी कुछ किताबें ली और कांच की बोतल से बनी छोटी सी डिबरी उठाकर माँ को आवाज़ लगाई, माँ जरा सलाई की डिब्बी दे दे। माँ हाथ में पकड़े फटे कम्बल को उसे पकड़ाती हुई बोली, सलाई का करेगा और ये डिबरी ना ले, ये तो खतरा है। ये ले टार्च ले जा। अभी इतनी जल्दी नींद ना आएगी माँ, 3 दिन बाद परीक्षा है, मैं थोड़ी पढ़ाई कर लूँगा। कहकर उसने माँ के हाथ से कंबल ले लिया। मुझे ठीक नहीं लगता बेटा, कल दिन भर पढ़ लेना,
पर रात को तो तुझे खाट पर गिरते ही नींद आ जाती है। कैसे संभालेगा तू ये ढिबरी? माँ ने शंका जताई। अरे माँ तू भी ना, मैं इसे बुझा कर ही सोऊंगा, तू फिक्र ना कर। बेटे की जिद के आगे हार कर माँ ने उसे माचिस की डिब्बी पकड़ा दी और वो गुनगुनाता हुआ खलियान की ओर निकल गया। बिरजू का माथा तप रहा था तो लाजो उसी के खाट के पास बैठी उसे पानी की पट्टियां देने लगी। बिरजू की आंखें बंद थी। अचानक उसे मुस्कुराता देख लाजो विस्मित हुई। कहीं ज्वार ज्यादा तो नहीं चढ़ गया जिस कारण होश खोकर ये इस हाल में मुस्कुराने लगे। वो उसे हिलाकर पूछने लगी, ए जी ठीक तो लग रहा है ना? होश में तो हो ना? तो मैं जाती हूँ, वेद जी को हका लाऊंगी। अरे ना रे लाजो, बिटिया का वो मासूम चेहरा नजर आ रहा था। हाथ फैलाए बाबा कहते हुए दौड़ी आ रही थी, मेरी मुन्नी अब बस कुछ दिन और रे। उसकी बात सुन लाजो के ओठ मुस्कुराए और आंखें संग संग भीग उठी। कुछ सोचकर बोली, हाँ जी, उसे खबर भिजवा दिया है। कल बिन्नी अपने ससुराल जा रही थी तो उसी से मैंने कहलवा दिया कि इस बार उपज बहुत अच्छी हुई है, धान बिकते ही बाबा तुझे लिवाने आएंगे। अच्छा किया, अब तो वो भी मेरी राह तकती होगी। जिस बेटी को पहला निवाला खिलाए बिना मैं खाना नहीं खाता था, आज उसका हाल भी मुझे मालूम नहीं। न जाने वो सासरे में ठीक से खाती भी होगी कि नहीं। बिन्नी से कुछ ना पता चला क्या वहाँ का हाल? ससुराल दोनों का एक ही गांव में है पर वहाँ कभी ना मिली दोनों। बिन्नी तो कहती थी वो तो पनघट में भी कभी ना आती। हाँ, उसकी सास अक्सर उसके घर चक्कर लगाती पहुँच जाती है और यहाँ का हाल चाल पूछती रहती है। चलो अच्छा है, अब अच्छी फसल की बात सुन, सब खुश होंगे। महाजन का कर्ज उतार कर सबसे पहले मैं अपनी बेटी को घर लाऊंगा। सुनो जी, 3 साल हो गए, दीनू के लिए एक कपड़ा नहीं खरीदा, एक फुल पैंट भी ला देना बच्चे का। अब छोटा ना रहा, चिप्पी वाली पैंट देख बच्चे हंसते हैं पर अब बेचारा घर के हाल देख कुछ बोलता भी नहीं। जरूर लाऊंगा लाजो, तू चिंता ना कर। और तेरे लिए एक ऊनी चादर भी। तू भी तो साड़ी लपेटे ठंड से ठिठुरती रहती है पर मुंह से कभी कुछ कहती नहीं। अरे मेरी छोड़ो, अभी लाजो बोल ही रही थी कि दरवाजे पर थप थप होने लगी। इस वक्त कौन होगा कहती हुई वो दरवाजे तक गई और बिना खोले ही भीतर से पूछा, कौन है? जल्दी आओ, तुम्हारे खलियान में आग लगी है। बाहर गांव के रामदीन की आवाज थी। हाय माँ, ये क्या हुआ जी? कहती हुई वो पागलों की तरह खलियान की ओर भागी। उसके पीछे अपने बुखार को झाड़ता हुआ बिरजू भागा। जब वहां पहुंचे तो दोनों ने माथे पर हाथ रख लिया। आधी से अधिक फसल जल चुकी थी। कुछ ही देर में सारा गांव जमा हो गया। लोग बाल्टी भर भर कर पानी डालने लगे। कुछ देर में आग तो बुझ गई लेकिन अपने संग सारे सपने के जलते दीपों को भी बुझा गई। लाजो ने दीनू को एक के बाद एक कई चाटे मारे पर वो बुत बना खड़ा था। वो अपने आप को अपने घर की बर्बादी का जिम्मेदार मान रहा था। मन ही मन उस पल को कोस रहा था जब उसे नींद आ गई। जाने कब और कैसे ढिबरी खाट से नीचे गिरी और आग पकड़ ली। काश वो उस पल को रोक पाता। उसके महीने भर की नींद लेकर भी कोई उस बीते वक्त में वापस ले जाए तो वो पूरी घटनाक्रम ही बदल दे। पर उसके मन की ये इच्छा पूरी ना होने वाली थी। तभी तो आज उसे अपनी माँ के हाथ की मार भली लग रही थी। अचानक उसकी नज़र उठी तो लोगों को एक जगह जमा होते देखा तो उसके बाबा गिरे पड़े थे। वो भागकर वहां पहुंचा। सबने मिलकर बिरजू को उठाया और उसके घर पहुंचाए। सब उसे ही कोस रहे थे। ये होता है ज़्यादा पढ़ लिख लेने का नतीजा। खलियान में ढिबरी बार के कौन सोता है। उसे खुद से इतनी गलान हो रही थी कि एक बार तो मन में आया कि नहर में कूदकर अपनी जान दे दे, पर यह सोच सब सहता रहा कि उसके बूढ़े माँ बाप की जिम्मेदारी उसके ऊपर है। कुछ देर बाद सब अपने अपने घर लौट गए। बिरजू को होश आ गया था। लाजो माथे पर हाथ रखकर अपने भाग को कोस रही थी। दीनू कांपता हुआ दोनों के पास आया और धीमी आवाज में बोला, माँ मैं कल शहर चला जाऊंगा रघु के पास। वो कहता था वहाँ फैक्ट्री में काम करने से 60 रुपए दिन मिलते हैं। दोनों में कोई कुछ ना बोला तो वो रोता हुआ वहाँ से चला गया। दूसरे दिन उनके उठने से पहले ही वो गांव छोड़कर चला गया था। गरीब किसान के बेटे का एक बड़ा ऑफिसर बनने का ख्वाब धरा का धरा रह गया। माँ बाप बेटी की जुदाई से बिलक उठे
पर उनके सामने अभी नई समस्या मुंह फाड़े खड़ी थी। बची फसल से जो भी पैसा मिला वो महाजन को देने के लिए ही पर्याप्त नहीं था। कुछ दिनों बाद ही बेटी के ससुराल से खबर आई, अब हम और इंतजार नहीं कर सकते, आकर हमेशा के लिए अपनी बेटी ले जाओ। अपने बेटे के लिए हमने कुछ बेहतर सोच लिया है। बेटी के घर उजड़ने की बात सुन लाजो दहाड़ मार कर रोने लगी तो बिरजू बोला, मत रो लाजो, अभी एक उपाय है रे। पति की बात ने लाजो को संभल कर दिया। वो भागती हुई आई और बोली, अब कौन सा उपाय बचा है जी? खेत बेच देते हैं, इससे दोनों जगह का उधार चुक जाएगा। का कह रहे हो? खेत बेच दोगे तो करोगे क्या? अरे सब किसान खेत वाले ही होते हैं क्या? मजदूर किसान भी तो होते हैं ना। मैं भी दूसरों के खेत में मजदूरी कर लूँगा। लाजो जानती थी अब इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं। वो आगे कुछ ना बोली। महाजन ने ही औने पौने दाम में उसके सारे खेत खरीद लिए और अपना उधार काट कर बाकी का पैसा उसके हाथ में रख दिया। उसने खुशी खुशी एक गाय और एक बकरी खरीदी, थोड़े पैसे की मिठाई ली और अपनी बेटी को विदा कराने पहुंचा। जब उसके घर पहुंचा तो दरवाजे पर भीड़ थी। क्या बात है सोचकर वो तेजी से आगे बढ़ा तो देखा दरवाजे पर ही उसकी बिटिया पड़ी थी, मुंह ढाके। उसकी सास रोती हुई सामने आई और बोली, बड़ी देर कर दी समधी जी आते आते। बिटिया को लगता है आप पर विश्वास ना रहा, तभी तो इंतजार ही छोड़ दिया और सल्फास खाकर अपनी जान दे दी। बिरजू थम से जमीन पर बैठ गया। गाय बकरी दोनों हाथ छुड़ाकर जाने लगी तो बेटी के ससुराल वालों ने थाम लिया। दोस्तों, देश की आत्मा अन्नदाता किसान जमीन पर पड़ा आज अपनी आंखों की धार से धरती सींच रहा था, पर उस अभागे को ये नहीं मालूम कि जिस जगह को वो सींच रहा है वो तो बंजर है। शायद आकाश को भी आज उसके ऊपर दया आ रही थी, तभी तो उसका साथ देने वो भी बेमौसम बरसने लगा।